हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने फिज़िक्स पढ़ाने जा रहा हूं। आज के क्लास में मैं आप लोग को वर्क, पावर, एनर्जी के बारे में बताएंगे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कल के क्लास में मैं आप लोग को सिर्फ कार्य के बारे में बताए थे। आज मैं आप लोग को ऊर्जा के बारे में बताएंगे। कल मैं आप लोग को पार्ट 1 ऊर्जा के बारे में जब क्लास ले रहा था कार्य के बारे में, तो उसमें आपको कार्य से संबंधित बेसिक नॉलेज बताए थे, कार्य की परिभाषा बताए थे, एसआई मात्रक, डायमेंशन और उससे एग्जाम्पल्स बताए थे। ठीक है, तो उस फार्मूला से कुछ नॉमरिकल्स रह गया था जो आज से क्लास में मैं आप लोग कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो ये कार्य से संबंधित 3 नॉमरिकल्स है। ये आपका वर्क से संबंधित है 3 नॉमरिकल्स जो इस प्रकार से है। चलते हैं, पहले इन तीनों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। उसके बाद आज मैं पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, ऊर्जा क्या होता है, टाइप ऑफ एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये 3 फार्मूला को सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 36 से 30 डिग्री के कोण पर लगा रहा है, तो आपको F बराबर जो दिया गया है 10 न्यूटन दिया गया है और एंगल आपका 30 डिग्री दिया गया है और विस्थापन जो है आपका 10 मीटर है। तो विस्थापन आपका होता है S बराबर 10 मीटर। तो किए गए कार्य का मान ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज रूप से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होता है तो विस्थापन 10 मीटर होता है। तो किए गए कार्य की गणना करें। तो कल के किस क्लास में कार्य बराबर एक फार्मूला बताए थे, W बराबर एफ इंटू कॉस थीटा। तो F का वैल्यू आपका 10 दिया गया है, S का वैल्यू आपका 10 दिया गया है और कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। तो आप यहाँ √3/2 बैठा दीजिए और 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा 5 बार में, तो 5 नहीं है 50 √3 जूल। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल। तो 50 √3 जूल आपका आंसर होगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 50 √3 जूल होगा। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से आता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो F बराबर आपको 5 न्यूटन दिया गया है, आरोपित होता है और वह वस्तु बल की दिशा में हो और 10 मीटर विस्थापित होता है। तो 10 मीटर विस्थापित के मतलब S बराबर 10 मीटर। और कहता है कि वह वस्तु बल की दिशा में हो, जब एक ही दिशा में जब होता है तो 0 डिग्री का कोण होता है। कल के क्लास में आप लोग को बताए थे 3 कंडीशन, एक ही दिशा में हो, एक दूसरे के विपरीत हो और एक दूसरे पर लंब हो। ठीक है, तो एक ही दिशा में होगा तो एंगल आपका कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो आपसे क्या पूछा गया है? वर्क। फार्मूला होता है Fs cos थीटा। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो बल आपका 5 न्यूटन है, S आपका 10 दिया गया है और cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 5 इंटू 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होगा। तो 5 गुने 10 करेंगे तो 50 जूल आपका आंसर होगा। लेकिन साइन 0 पूछेगा तब 0, और साइन 90 का वैल्यू 1 जो cos 0 का वैल्यू होता है। तो आपको वैल्यू भी याद करना बहुत जरूरी है cos के फॉर्म में। तो ये 2 क्वेश्चन क्लियर होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बनेगा। कहता है कि एक व्यक्ति, तीसरा क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उस कार्य को करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है और जबकि दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उस कार्य को करता है, तो किसके द्वारा कार्य महत्तम होगा, यानी कौन सा व्यक्ति कार्य जो है ज़्यादा करेगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि बल कार्य का जो फार्मूला होता है F इंटू S होता है, बल और विस्थापन। इसमें समय का कोई वैल्यू नहीं है। तो आप माइंड में रखिए, कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अतः दोनों व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? समान होगा। यानी जो कार्य का जो वैल्यू निकलता है वह समय पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यानी आप किसी काम को कर रहे हैं और आप जितना काम कर रहे हैं, कल के एग्जाम्पल बताए थे कि एक व्यक्ति अपने सिर पर 100 वर्षों से बोझा लिए खड़ी है तो वह कितना काम कर रही है? तो 0 काम कर रहा होगा। यानी आपके द्वारा किए गए कार्य विस्थापित के द्वारा होता है, आप कितना उसको विस्थापित कर पाते हैं।
यानी समय पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका आंसर जो होगा दोनों व्यक्ति के द्वारा काम किया गया कार्य समान होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्लास में एनर्जी के बारे में। एनर्जी में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा और इसमें क्या क्या मिलता है। चलते हैं क्लास में। ऊर्जा होता क्या है, तो ऊर्जा के बारे में पहले समझेंगे हम कि ऊर्जा क्या होता है। तो जैसे ही ऊर्जा की बात आता है, एनर्जी की बात, तो एनर्जी जो होता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आप लोग समझते हैं कि जितना हम कार्य कर रहे हैं, जो मेरे में पावर है वही आपका एनर्जी होता है, यानी क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसको आप परिभाषा लिखाने कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसा उचित नहीं समझते हैं परिभाषा निकालना। आगे का कहता है कि ऊर्जा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, तो निम्न प्रकार के। पहला जो आपका दिया गया है ऊर्जा के बारे में, वह ऊर्जा जो आपका है द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा। दूसरा जो आपका ऊर्जा है, आप लिखते चलिएगा, दूसरा जो आपका ऊर्जा दिया गया है सूर्य ऊर्जा। तीसरा जो आपका ऊर्जा है नाभिकीय ऊर्जा। और चौथा जो आपका है ध्वनि ऊर्जा। और पांचवा जो आपका है रासायनिक ऊर्जा। और छठा जो आपका है प्रकाश ऊर्जा। और सातवां जो आपका है उष्मीय ऊर्जा। और आठवां जो है आपका विद्युत ऊर्जा। और नौवां जो आपका है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि। इतने हैं ऊर्जा के प्रकार, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा निम्नलिखित प्रकार से आपका देखिएगा, द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। ये सब का डिफाइन करना हम उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि आप इसको समझते होंगे। लेकिन द्रव्यमान ऊर्जा में एक बताया गया है, कहता है कि प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें जो ऊर्जा सन्निहित होती है उसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। सब के कारण, सूर्य में ऊर्जा संलयन के कारण आप समझते होंगे, नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ध्वनि मतलब साउंड के कारण, रासायनिक मतलब केमिकल बॉन्ड के कारण हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया, उष्मीय ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा विद्युत के कारण, जो भी जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती जाएगी उसका नाम वही देते चला गया। द्रव्यमान ऊर्जा में एक आइंस्टीन ने एक नियम दिए थे, E बराबर mc²। एम जो आपका होता है पदार्थ में निहित द्रव्यमान होता है, और c जो प्रकाश का वेग होता है। एम बराबर जो आपका होता है प्रकाश द्रव्यमान, एम बराबर मास हो जाता है पदार्थ का, द्रव्यमान पदार्थ का, और c बराबर प्रकाश का चाल होता है, प्रकाश का वेग। आप लोग समझते हो कि प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा जो होता है निर्वात में होता है, और कितना होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका निर्वात में होता है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। और ये जो होता है से पदार्थ में निहित ऊर्जा होता है। तो यह द्रव्यमान ऊर्जा बराबर आइंस्टीन का एक, याद रखिएगा, यह आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा है। इसे अपेक्षिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, या सापेक्षिकता का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये माइंड में रखिएगा। अगला आपका सूर्य ऊर्जा है, तो मैं आप लोगों को पढ़ के हम सिर्फ सुना देते हैं, आप इसको माइंड में रख सकते हैं। सूर्य ऊर्जा के बारे में बोलता है कि सूर्य सौर मंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रभाव एवं विशाल स्रोत आपका सूर्य का होता है। तो नाभिकीय संलयन से जो निकलता है वही सौर ऊर्जा कहलाता है। जैसे आपका फिर उसके बाद आते हैं नाभिकीय विखंड, नाभिकीय ऊर्जा। तब परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है, इसका विखंडन अथवा संलयन कर ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप पढ़े होंगे नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम का बनना, नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम का बनना, ये सब क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। वही नाभिकीय ऊर्जा आता है ध्वनि ऊर्जा। तो कहता है कि यदि कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके कंपन के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वही जो उसमें ऊर्जा निहित होता है वही आपका ध्वनि ऊर्जा होता है। यानी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपको कंपन करना पड़ेगा, बिना कंपन के कारण और बिना माध्यम से ध्वनि आपको सुनाई नहीं देता है। तो ध्वनि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी है आपका माध्यम, यानी आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं वही आपका ध्वनि होता है। यानी कंपन रिफ्लेक्स करेगा तो ही आपका कान में ध्वनि जाता है, तो वही ध्वनि ऊर्जा होती है।
ठीक है। ध्वनि जो कहता है कि ध्वनि का कान पे प्रभाव जो होता है 1/10 सेकंड तक रहता है और निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल आपका ठोस में होगा, उसके कम आपका द्रव में, और सबसे ज़्यादा कम होता है गैस में होता है। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। रासायनिक ऊर्जा उसके बाद आता है, उसके बाद रासायनिक ऊर्जा आता है। आप ये चीज़ को समझ रहे होंगे। रासायनिक ऊर्जा के बारे में क्या बोलता है, कहता है कि विभिन्न तत्वों का तथा पदार्थों का रासायनिक संयोग, विभिन्न तत्वों का तथा पदार्थों का रासायनिक संयोग, ये अभिक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। प्रकाश ऊर्जा के बारे में क्या कहता है कि विभिन्न प्रकाश स्रोतों, सूर्य, दीपक, विद्युत बल्ब आदि से उत्सर्जित होता है। प्रकाश ऊर्जा का मतलब लाइट एनर्जी। जैसे हम लोग बॉल जला रहे हैं तो बॉल से जो ऊर्जा उत्पन्न होगा, सूर्य जो उत्पन्न होता है वही आपका प्रकाश ऊर्जा कहलाता है। तो ये जिसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो गया, सौर कुकर हो गया, में हरे पौधे अपना भोजन जो ग्रहण करते हैं प्रकाश ऊर्जा का कारण करते हैं। आता है उष्मीय ऊर्जा। तो उष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कहता है कि विभिन्न वस्तुओं के जलने, जैसे विभिन्न वस्तुओं के जलने, सौर ऊर्जा के विकिरण, दो सतहों के घर्षण आदि से जो ऊष्मा उत्पन्न होता है वही ऊर्जा होता है उष्मीय ऊर्जा। जैसे तो पत्थर को आपस में टकराने से भी आग उत्पन्न होता है, तो यह आपका उष्मीय ऊर्जा हो या हीट एनर्जी। आता है अब यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा भी आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में है। तो यांत्रिक ऊर्जा आपको दो प्रकार का होता है। पहला होता है यांत्रिक ऊर्जा में, आप समझिएगा, यांत्रिक ऊर्जा आपको दो प्रकार के होता है। जैसे एनर्जी आप पढ़ते हैं वो दो प्रकार के, वही आपका यांत्रिक ऊर्जा हो गया। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होगा। पहला जो आपका होगा गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और दूसरा जो होता है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसको बोलते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं और गतिज ऊर्जा के कितने टाइप्स होते हैं, किस किस में गतिज ऊर्जा निहित रहते हैं, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा कहता है किसी वस्तु के गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। इसमें द्रव्यमान और वेग की कहानी है। जैसे आप फार्मूला गतिज ऊर्जा पढ़ते होंगे, के बराबर के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी, हाफ mv²। ठीक है। जहां एम आपका क्या है, एम जो है वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है, मास, और भी जो है वस्तु का क्या है, वेग है। यानी यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि किसी वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। जैसे आपका जब भी गति ऊर्जा वेग पर डिपेंड करता है और द्रव्यमान अगर दुगना कहेगा तो गति ऊर्जा डायरेक्ट दुगना हो जाएगा। अगर एम को 4 गुना बोलेगा तो गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर वेग को 5 गुना बोलेगा तो आपका 25 गुना हो जाएगा। ज़्यादातर वेग से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि किसी वस्तु के वेग को √2 गुना कर दिया जाए, √2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, तो आपका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा में एम, के ई और भी में आपका संबंध स्थापित करने में कोई परेशानी नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देते हैं कि यदि किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जाए तो वेग कितना गुना होगा, तो उसका रूट चढ़ा दीजिएगा। ठीक है। ये 2-4 गुना होगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा। आगे कहता है, एक क्वेश्चन है आपका दिया गया, यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गति ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्यूशन कर देता हूँ। यदि किसी वस्तु के वेग को 4 गुना कर दिया जाए, यानी कोई वस्तु का वेग है, वस्तु के वेग को हम 4 गुना कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा जो आपका दिया गया है कितना गुना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि गतिज ऊर्जा और वेग में आपका यही संबंध है, के ई बराबर v²। तो जैसे ही वेग को अगर दुगुना करता है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 गुना गतिज ऊर्जा का। यहाँ आपको 4 गुना कर रहा है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा आपका 16 गुना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ और बताते हैं, ऊर्जा जो आपका है अदिश राशि है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ऊर्जा जो है आपका कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अगर इसका एसआई मात्रक पूछेगा तो जो कार्च का आप पढ़े थे जस्ट उसी प्रकार से होगा, न्यूटन मीटर जूल हो जाएगा इसका। और इसका सीजीएस मात्रक जो आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, आर्ग
तो इसका हो जाएगा डाइन cm और इसका कुछ हो जाएगा अर्ग हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर या इसका अर्ग हो जाएगा। ये पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, इस CGS मात्रक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पॉइंट को रखिएगा। जो भी आप कार्य के मात्रक पढ़े होंगे, डायमेंशन पढ़े होंगे, अदिश के बारे में पढ़े होंगे, जस्ट आपका ऊर्जा के बारे में वही पढ़ना है। तो ऊर्जा और कार्य में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कहता है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान को x गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगा, तो x गुना ही रहेगा। लेकिन अगर वेग को x गुना कर देगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा x स्क्वायर गुना। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है संवेग के बारे में। अगर इसमें संवेग और गति ऊर्जा में संबंध बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सबसे हैं संवेग के बारे में। संवेग होता क्या है? संवेग को अंग्रेजी में बोलते हैं मोमेंटम, यानी संवेग मोमेंटम। ठीक है, संवेग ही लिखिए इसको। संवेग होता क्या है? संवेग मतलब कहता है कि संवेग गति की मात्रा को बताने वाली भौतिक राशि है। यानी संवेग जो आपका होता है P बराबर mv। P बराबर क्या होता है? mv। P बराबर होता है mv। तो m आपका क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, और v क्या है? वेग है। तो मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और संवेग जो आपका है सदिश राशि है। संवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अगर इससे SI मात्रक पूछता है तो SI यूनिट्स आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगर इसका CGS यूनिट्स आप निकालते हैं तो इसका इस प्रकार से निकाल सकते हैं, किलोग्राम का ग्राम और मीटर का सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। SI मात्रक, CGS मात्रक। अगर आपको बीमा निकालना है यानी डायमेंशन निकालना है तो आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। m द्रव्यमान का बीमा m होता है और वेग का होता है LT-1। तो आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं बीमा को, और बीमीय सूत्र भी आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका से आप इसको माइंड में भी रख सकते हैं। वेग जो होता है, संवेग जो होता है सदिश राशि होता है। और कल के क्लास में आप लोग को बताएंगे संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध जो होता है किस प्रकार से स्थापित किया जाता है। आज का क्लास इतना ही स्टॉप कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आप लोगों को फिजिक्स को लगातार क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, बाय, थैंक यू।